हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वॉट एंड वाई क्लासेस में। वेलकम टू वॉट एंड वाई क्लासेस। और आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सम क्वेश्चन फॉर यू एंड द क्वेश्चन आर इन द फॉर्म ऑफ इमेज। आपके लिए कुछ प्रश्न है और वो प्रश्न छवि के रूप में है, पिक्चर्स के रूप में है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा पूरे 10 रुपए के लिए। ये शख्स साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैं और इस साल इन्हें मैन ऑफ द मैच भी मिला था। इनका नाम क्या है? बताइए ये शख्स कौन है? जल्दी 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 जल्दी, कितना टाइम चाहिए आपको? ये शख्स कौन है? ये शख्स, चलिए थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूँ। ये नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो पता होगा। ये शख्स कौन है? ये शख्स बताइए, ये शख्स कौन है? जल्दी करिए, जल्दी, टाइम नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना है। जल्दी कमेंट करते रहना, जल्दी जल्दी। मुझे कमेंट में चाहिए इन सबके नाम लास्ट में। चलिए अब इनका नाम बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं बता पाया। ये वाली इमेज ध्यान रखना, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है ये ध्यान रखना। ये कौन है डालिए, ये दिमाग पे जोर डालिए, कौन है ये? चलिए ये बताइए। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं ये। इनका नाम बताइए क्या है? ये इनका नाम बताइए, ये क्या नाम है इनका? जल्दी करिए, जल्दी करिए। चलिए नहीं पता, चलिए थोड़ा आसान आसान पूछ लेता हूँ। इनका नाम बताइए, ये कौन है? देखिए इमेज को, देखिए कुछ समझ में आ रहा है कौन है ये? देखिए, चलिए ये बताइए कौन है? ये कौन है? ये कोर्ट में बंदा कौन है? या ये शख्स कौन है? ये कौन है? चलिए नहीं पता होगा, दो इमेज तो आपको पता ही होंगी। अगर आप इन पांचों इमेज को ये समझ पा रहे हैं कि जो दो अभी मैंने दिखाया वो दोनों एक्टर थे, एक सलमान खान, एक अक्षय कुमार, और ये तीन इमेज अगर आपके समझ में नहीं आ रही हैं तो ये वीडियो के लास्ट में आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया है इसे इमेज क्रिएट करके बनाया है, क्योंकि इंसान का जो माइंड होता है, इंसान के माइंड की कैपेसिटी जो होती है वो पिक्चर्स को सेव करता है और मूवीज़ को सेव करता है। पिक्चर्स ही याद रहती हैं, तो मैंने पिक्चर्स को ही रिलेट कर करके आपको मैंने सब कुछ समझाया है कि आप पढ़ लेंगे तो आपको भाई एक बार वीडियो देखने में ही सब कुछ आ जाएगा। नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा एक बार और रिवाइज कर लेंगे, एक बार वीडियो देख लेंगे, भाई मौज करिए फिर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। अब इसको हम बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे, क्या क्या हुआ था, ये क्या है रिवॉल्ट, क्या क्यों कहते हैं जो रिवॉल्ट, सब कुछ हम डीप में जाके इसके बारे में पता करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसका दूसरा नाम सिपाही म्यूटनी भी है, सिपाही म्यूटनी भी कहते थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। इसको हिंदी वाले भी समझे 1857 का विद्रोह, सिपाही म्यूटनी, सिपाही विद्रोह। सिपाही जो वर्ड है, सिपाही SEPOY, सिपाही, सिपाही वर्ड उन लोगों के लिए यूज करा जाता है जो इंडिया के लोग ब्रिटिश आर्मी में होते थे, इंडिया के लोग उनको, और वो उस आर्मी के खिलाफ थे, उनको सिपाही बोला जाता था। ये हिस्ट्री में वर्ड बहुत यूज हुआ है सिपाही। ठीक है, सिपाही म्यूटनी तो सिपाही विद्रोह। और यहाँ आप देख रहे हैं दो चीज़ें, दो डेट, एक डेट लिखी है, एक जगह लिखी हुई है। 10 मई 1857, 10 मई 1857, 10 मई 1857 को ये विद्रोह हुआ था।
स्टार्ट कब हुआ था? 10 मई 1857 को। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। 10 मई 1857 कहाँ पे हुआ था? मेरठ में। मेरठ में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में। रिकॉल करिए इसे, 2-4 बार मन मन में बोलिए कहाँ हुआ था। ये देख लिए, एक लड़ाई दिखा रहे हूँ मैं, जैसे कि अंग्रेजी जैसे ये हैं, ब्रिटिशर्स हैं, इनसे लड़ाई चल रही है, विद्रोह चल रहा है, रिवॉल्ट ऑफ 1857। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इमेज के रूप में इसको कन्वर्ट किया है ताकि आपके समझ में आ सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे जो गवर्नर जनरल, क्योंकि क्या हुआ है इंडिया के अंदर, गवर्नर जनरल जो आते जाते रहे हैं इंडिया के अंदर, जैसे मतलब आज भी हैं, जैसे बिपिन रावत थे अपने, अभी तो वो क्या नाम है, चीफ ऑफ डिफेंस हो गए हैं, गवर्नर जनरल, CDS हो गए, गवर्नर जनरल हैं, थे वो पहले, और अब वो चीफ ऑफ डिफेंस हो गए हैं वो। तो अब उस ज़माने में कौन था गवर्नर जनरल? अब ये रिवॉल्ट हुआ, इस पर से क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं। ये शख्स जो अभी मैंने आपको इमेज दिखाई थी, वो ये शख्स हैं गवर्नर जनरल। इनका नाम था लॉर्ड कनिंग। ये लॉर्ड कनिंग नाम था, लॉर्ड कनिंग नाम था। ये गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, सर्व एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इनके लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 3 क्वेश्चन तो पीछे से बनते हैं। कब स्टार्ट हुई, कब हुई स्टार्ट रिवॉल्ट? 10 मई 1857 को। कहाँ हुआ? यूपी में। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को क्या भी और क्या नाम से पुकारते हैं, क्या क्या ना, व्हाट आर द अदर नेम्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? सिपाही मृत्यु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गवर्नर जनरल के बारे में। गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड कनिंग। लॉर्ड कनिंग कब से कब तक थे? 1856 से 1862। फ्रॉम 1856 टू 1862 ड्यूरिंग हिज टेन्योर। 1856 और 1857 में रिवॉल्ट हुआ। ये 1862 तक इनका जो था कार्यकाल चला, मतलब ये इनका जो भी था कार्यकाल वो 1862 तक था। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 was passed which created the office of viceroy to be held by the same person who was the governor general of India. Thus Lord Canning also served as first viceroy of India and last governor general of India. ये जो थे लॉर्ड कनिंग, ये लास्ट गवर्नर भी थे और पहले जो थे वो वाइसरॉय भी बने। इनके मतलब गवर्नर जनरल जो होती थी पोस्ट, वो ख़त्म करके वाइसरॉय बना दिया गया था, जो फिर वाइसरॉय बना करते थे इंडिया के। ठीक है, चलिए गवर्नर जनरल। अब हम ये गवर्नर जनरल थे, अब ये पता करते हैं रिवॉल्ट के क्या क्या कॉजेज थे। कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट, रिवॉल्ट ऑफ 1857 या सिपाही म्यूटिनी की क्या क्या कॉजेज थे, पीछे उसके कारण क्या थे रिवॉल्ट होने के? तो क्या क्या कॉजेज थे? पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक कारण क्या थे उसके, इकोनॉमिक कारण थे, सोशियो रिलीजियस मतलब सामाजिक धार्मिक कारण थे, मिलिट्री कॉजेज मतलब सैनिकों वाले कारण थे, सैन्य कारण थे, इमीडिएट कॉज मतलब ये 4 कॉज तो थे ही थे इसके पीछे, मगर एक इमीडिएट कॉज भी था जो इमीडिएट कॉज को नहीं है, मगर हमसे ये यूपीएससी जो पूछता है वो ये पूछता है कि क्या क्या कारण थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, सिपाही म्यूटिनी के पीछे क्या क्या कारण थे। तो ये आपके 4 कारण थे और इमीडिएट कॉज भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या क्या थे। पॉलिटिकल कॉज, पॉलिटिकल कॉज पे क्या क्या कॉज थे, कैसे ऐसे पॉलिटिकल कह सकते हैं, तो ये चीज़ हमें पता करने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा उसके। तो पॉलिटिकल कॉज, हम अब पॉलिटिकल पे चलते हैं। अब ये इमेज मैंने दिखाई थी आपको, ये कौन है? इनका नाम है नाना साहेब। ये नाना साहेब की इमेज मैंने क्यों दिखाई है, क्योंकि पॉलिटिकल जो कॉज है उसका ये भी बहुत बड़ा कारण है। ये क्यों? क्योंकि नाना साहेब जो था, इनका ओरिजिनल जो नाम था वो था धुंधु पंत इनका ओरिजिनल नाम था। ये जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखिए, रेड कलर से है तो इम्पोर्टेंट है। नाना साहेब का दूसरा ओरिजिनल नाम था धुंधु पंत। वॉज रिफ्यूज पेंशन एज ही वॉज द अडोप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड। इनको पेंशन देने से मना कर दिया। किसने मना किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई थी, जो राजा महाराजा
शासन कर रहे थे, मतलब जो यहाँ पे जिनका किंगडम था, जो रूल कर रहे थे, जिस जिस अपने स्टेट वगैरह जो जो उनके किंगडम थे, तो इन्होंने कहा भाई तुम लोग यार इतनी मेहनत करते हो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, हम लोग मेहनत करते हैं, आप आराम से बैठ के खाओ, कोई परेशान होने की बात क्यों है। तो वो लड़ाई झगड़े होने नहीं देते थे और काना फूसी करते रहते थे, पैसा दे रहे हैं भाई, बैठे बैठे किसी पैसा अच्छा नहीं लगता है। तो सब राजा महाराजाओं को पैसा मिलता था, पेंशन के रूप में मिलता था, तो इनको पेंशन मना कर दी, क्योंकि ये थे अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, इन्हें गोद लिया था बाजीराव सेकंड ने। तो और क्या कॉजेज थे, अभी इसको और थोड़ा सा डिटेल में हम करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। अवध वॉज एनेक्स, अवध एनेक्स का मतलब होता है कब्जा। अवध वॉज एनेक्स इन 1856 ऑन चार्ज ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन। अवध पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। क्यों कब्जा कर लिया, क्योंकि उन्होंने कहा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ का करप्टेड है, मतलब उन लोगों से वो चल नहीं रहा है, कुछ ऐसे उस पर तोहमत लगाए। और अवध जैसी अवध जगह थी वहाँ पे, मतलब बहुत सही जगह थी, मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह बहुत होता था, इन लोगों के लालच आ गया, तो इन लोगों ने उस पर बहाना होना करके कि मतलब यहाँ पे करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है, तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया, ब्रिटिशर एनेक्स्ड अवध ऑन चार्ज ऑफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1856। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या कॉजेज थे इसके पॉलिटिकल में। सतारापुर जगह है एक, सतारापुर, झांसी, नागपुर, संबलपुर एक्सेट्रा वर एनेक्ट ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इनकी कोई पॉलिसी वॉलिसी होगी उसके उस पर। अब जी भैया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई है तो अब इसे भी समझाना पड़ेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का अब मैं समझाता हूँ आपके। ये सतारापुर ये क्यों कैसे, और इनकी जो नाना साहब की पेंशन है ये क्यों बंद कर दी गई, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको समझा देगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अपनी भाषा में हड़प की नीति भी कहते थे वहाँ कुछ लोग। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब तीसरी फोटो ये आई है, एक नाना साहब की आ गई, एक तुम्हारी लॉर्ड कनिंग की आ गई, ये तीसरी फोटो है, इस पर भी ध्यान रखिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से इस पे इमेज का क्या ताल्लुक है, ये हैं, इनका नाम है डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इनका जो शासन चला था वो 1848 से लेकर 1856, 1857 में रिवोल्ट हुआ, 1856 तक ये गवर्नर थे। ठीक है, इसका इन्होंने क्या करा था, ये लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने एक पॉलिसी तैयारी करी थी। लॉर्ड डलहौजी डिवाइज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर, हिज किंगडम वुड एनेक्ट एंड वुड बिकम अ पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। ये क्या कह रहा है कि मतलब अगर कोई मेल, अगर अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी विदाउट अ मेल, कोई किंगडम है उसका, अगर जैसे कोई राजा है उसका बेटा नहीं है, कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब तो उसका जो किंगडम होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इस पॉलिसी के अंतर्गत वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगा, वो उसके अंडर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी पॉलिसी से तो इनका जैसे नाना साहब थे, अब वो सगी संतान थे नहीं बाजीराव के, तो क्या हुआ, तो उन लोगों ने वो उस जगह पे भी कब्जा कर लिया, वो कानपुर पे कब्जा कर रहा था, नागपुर कानपुर कई जगह कब्जा किया था। तो इन्होंने इसी वजह से कब्जा किया था क्योंकि ये लोग ये अडॉप्टेड सन थे और इनकी पेंशन बंद कर दी, क्योंकि जब ये उत्तराधिकारी नहीं बने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के, तो इन्होंने क्या कहाँ कब्जा कर लिया। मैनी किंगडम्स वर अनेक्स्ड, मैनी किंगडम्स वर अनेक्स्ड बाय यूजिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एग्जाम्पल सतारापुर मैंने अभी पीछे बताया, सतारापुर, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी। सतारापुर को 1948 में कर लिया था, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854। तो ये जो थे तो आपके पॉलिटिकल जो रीज़न थे ये थे। नाना साहेब ढूंढूपन थे, इनको पेंशन देने से मना कर दिया, ये था। अवध को कैप्चर कर लिया था, ये सतारापुर, झांसी, और इन पे भी इन लोगों ने कब्जा कर लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी थी जो डलहौजी ने बनाई थी, उसके अंतर्गत अगर कोई शख्स जो है, अगर कोई राजा है, अगर उसके किंगडम में वो डेथ हो जाती है और उसका कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब कोई लड़का वगैरह नहीं है, तो उसका किंगडम जो है डायरेक्टली इस पॉलिसी से
तो वो डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, ये पॉलिटिकल हो गया। पॉलिटिकल के बाद अब आते हैं दूसरे पे, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कैसे था, इकोनॉमिक पता कर लेते हैं। इकोनॉमिक, अब ये इमेज है, इमेज से करिए, इमेज ही जो है वो दिमाग में सेव होती है। अब ये इमेज से आपके क्या समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक्स से इमेज का क्या रिलेट है, रिलेट करके देखिए। ये टैक्स मतलब ये है बढ़ रहे हैं। इन्होंने क्या करा था, अंग्रेज़ों ने ये हमारे यहाँ इंडियन प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे, और इन्होंने अपनी मतलब ज़बरदस्त बेदखली करते थे इसमें, मतलब फोर्सिबली एविक्शन, ज़बरन बेदखली करते थे। मतलब कोई प्रोडक्ट वगैरह है उसमें अपना मतलब कोई ना कोई पॉलिसी को छोड़ देते थे। और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट, मतलब इंडियन प्रोडक्ट को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नीच, मतलब ये बिल्कुल बेकार वो करते थे, और अपने ब्रिटिश प्रोडक्ट जो थे वो लॉन्च करते थे और इस चीज़ को बॉयकॉट करते थे। इसलिए तो इकोनॉमिक भी था, इन्होंने टैक्स वैक्स भी बहुत बढ़ा दिए थे इंडियन प्रोडक्ट पे। ठीक है, दूसरा हो गया इकोनॉमिक्स, पहला पॉलिटिक्स, और आपके सामने तीसरा है सोशल रिलीजियस। सोशल रिलीजियस सामाजिक धार्मिक। अबोलिशन ऑफ साथी। अब ये साथी क्या है, अबोलिशन मतलब विरोध, सती क्या है, सती में क्या होता था पहले के ज़माने में, जैसे इमेज से समझिएगा आप। जैसे कुछ साथी पहले एक प्रथा चलती थी कि मतलब अगर कोई मेल है, उसकी जैसे हस्बैंड है किसी लड़की का, अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर बाई चांस उसकी डेथ हो गई और उसकी जो वाइफ जिंदा है, तो उसको क्या करते थे, उसी के साथ मतलब उसकी अस्थियों के साथ ही मतलब उसको भी जला दिया करते थे। तो ये सती का मतलब यही होता था कि उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने सती का विरोध किया था। ये कब किया था, 1829 में। और इन्होंने फिर एक और करा था, विडो मैरिजेस, मतलब विधवा का पुनर्विवाह करते थे। इमेज देखिए, इमेज से समझ में आ जाए, मतलब विधवाओं का पुनर्विवाह करते थे ये लोग। ये इमेज से भी समझ में आ रहा होगा, आप देखें थोड़ी देर आपके समझ में आएगा। अबोलिशन ऑफ साथी, इन्होंने साथी का अबोलिशन करा, मतलब विरोध करा, और विडो रीमैरिजेस को इन्होंने बढ़ावा दिया, मतलब उससे कहा कि मतलब शादी। अब कुछ ऐसा हुआ था, इसकी वजह से कुछ मतलब पुराने ख्यालात के, या मतलब ऑर्थोडॉक्स कह दिए, मतलब जो अंधभक्त होते थे उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची, उनको ठेस पहुंची, तो उसकी वजह से वो भी भड़के हुए थे। तो सोशल रिलीजियस भी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल रिलीजियस हो गया। अब आते हैं हम मिलिट्री कॉजेस में। मिलिट्री कॉजेस क्या थे, मिलिट्री कॉजेस मतलब सैन्य का। तो मिलिट्री कॉजेज ये थे, ये अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स करते थे डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव करते थे। दे डू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडियन सोल्जर, इनके साथ भेदभाव करते थे। जैसे मतलब अंग्रेज जो होते थे इन लोगों को नीच समझते थे, जो ये सोल्जर होते थे ये मतलब सबसे लो कैटेगरी में इन सोल्जर्स को रखा जाता था। इन्हें मतलब A1 क्लास की पोस्ट दी नहीं जाती थी इन सोल्जर्स को। तो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडियन सोल्जर, भारतीय सैनिकों का बीच भेदभाव करते थे ये लोग। ये हो गया मिलिट्री कॉजेज। अब क्या रह गया, इमीडिएट, मतलब क्यों, मतलब कहाँ से आग छिड़ी। ये तो पुराने पीछे के कारण जो निकलते हुए आ रहे हैं, जो यूपीएससी पूछता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट। अब ये ऑप्शन दे देगा ये, फिर ये पूछेगा ऑल ऑफ द, जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, सोशल रिलीजियस, और फिर चौथा ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको पता ही ऑल ऑफ दी अबव सारे थे। या फिर इमीडिएट कॉज क्या था, कुछ लोग इमीडिएट कॉज ही को समझ के चले जाते हैं, मगर कुछ नहीं, यहाँ पे सब कुछ पता लगेगा, क्या क्या पीछे के कारण थे सब बताएंगे। इमीडिएट कॉज में क्या था, एनफील्ड राइफल हुज कार्टेजेस वाज सेड टू हैव अ क्रीज कवर मेड अप ऑफ बीफ एंड पॉर्क स्पार्क्ड ऑफ द रिवोल्ट। मतलब एनफील्ड जो उनकी राइफल होती थी, कार्टेजेस, कारतूस को कहते हैं कार्टेजेस, वो जो बने हुए होते थे, उस कार्टेजेस पहले क्या होता था, मुंह से छील के उसको कार्टेजेस को उसमें भरा मसाला भराया जाता था, फिर गोली चलाई जाती थी। तो वो बीफ के बने होते, बीफ का मतलब होता है गौ मांस, और पोर्क का मतलब होता है सुअर का मांस। तो उनकी जो चर्बी वगैरह है उससे मिला के ये लोग बनाते थे, ऐसा कहना था पहले के लोगों का। तो इससे क्या हुआ, तो ये भाई हिंदू रिलीजियस में काऊ जो है माता का दर्जा दिया गया, मतलब वो गॉड है। और जो पॉर्क होता है वो मुस्लिम रिलीजियस में पॉर्क जो था वो सुअर का मांस, वो हराम है। तो ये दोनों चीज़ें मतलब धर्मों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आपत्तिजनक थी। तो इसलिए तो ये दोनों के सेंटिमेंट्स छिड़ गए भाई।
दोनों के रिलीजियस, भाई रिलीजन पे आ रही तो बात बहुत ही खतरनाक हो गई। तो ये इमीडिएट कॉज इसका ये था, जैसे देख लिए क्या क्या मतलब ये कार्टेजेस होते थे, ये पूरा जो कवर बना होता था, ये पूरा इसका कवर ये चर्बी का बना होता था, जो काव की और सुअर से मिलके जो पिग की चर्बी होती थी उससे मिलके बना होता था। ये पाउडर होता था, गन पाउडर, इसको मतलब खोल के दूसरे जैसे मतलब स्टेप है, आप देखिए कैसे कैसे इसको, ये तो वैसे आपने मूवियों में देखा भी होगा कैसे कैसे पुरानी अगर अंग्रेज़ों टाइप की मूवी है उसमें भी देखा होगा कि इसको मुंह से खोलना पड़ता था। तो ये इसीलिए सेंटिमेंट्स थे मुस्लिम्स और हिंदू के, गाय से, और ये सुअर तो हराम होता है इसलिए उनके साथ जुड़े हुए थे। तो ये विद्रोह इस वजह से यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो होप आपके समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। तो हाँ, आप बताइए ये कौन था। पहली बात तो मैंने कुछ बताया था कि मतलब साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैं, आपने सीधा पहली बात तो इस क्वेश्चन को, आपको इनके बारे में पता है, ये सलमान खान है, इंडिया के एक्टर हैं, स्टार हैं। अगर इनके बारे में नहीं पता था, आप ये बताइए कौन है। ये नाना साहिब हैं, इनका नाम ओरिजिनल धुंधु पंत है, ये अडॉप्टिव सन ऑफ बाजीराव है, इनको पेंशन देने से मना कर दिया था। इनके बारे में ये हो गई डिटेल, अब आप मत भूलिएगा। ये अक्षय कुमार हैं, आपको ये पता होगा। और ये कौन है, ये हो गए आपके लॉर्ड डलहाउसी। लॉर्ड डलहाउसी इमेज देख के पता लगना चाहिए, जैसे आपने इमेज देखी सीधा आपको बता दिया, ये इमेज ही से मतलब क्रिएट हो गई। क्या क्या है, ये अक्षय कुमार हैं, ये एक्टर हैं, इंडिया के एक्टर हैं, मतलब अभी भी मतलब मूवी भी बता दें क्या क्या है सब कुछ। ऐसी अब हमने इमेज देखी, ये कौन है, लॉर्ड डलहाउसी हैं। इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट चलाया था, 1848 से लेकर 1856 तक इनका जो कार्यकाल था, ये गवर्नर रहे थे लॉर्ड डलहाउसी। और ये कौन है, लॉर्ड कनिंग है। लॉर्ड कनिंग कब थे, लॉर्ड कनिंग ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम गवर्नर जनरल थे, और ये फिर बाद में जाके वाइसरॉय भी बने थे। पहले वाइसरॉय और लास्ट गवर्नर जनरल, क्योंकि इन्हीं के टाइम पे इंडियन पैक्ट करके एक्ट आया था 1858 करके, उसमें क्या हुआ था, गवर्नर जनरल की पोस्ट ख़त्म करके वाइसरॉय की पोस्ट कर दी थी। ठीक है, वो वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको उसके सामने कुछ क्वेश्चन है वो आप करिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, पहला वाइसरॉय कौन था, ये सब आप कमेंट में करेंगे। व्हाट इज़ द इमीडिएट कॉज ऑफ सिपॉय म्यूटनी, इमीडिएट कॉज क्या था, इसको हम मुझे पूरा डिस्क्राइब करके कमेंट में लिखेंगे इमीडिएट कॉज क्या था। अगर आपके समझ में आया हो तो, नहीं आया हो तो एक बार और देख लीजिएगा। अगर तीसरी बार देखने की ज़रूरत पड़ रही तो भाई आप वीडियो ना देखें, और यहाँ पे आपका टाइम खराब हो रहा है, आपके समझ में नहीं आएगा। दूसरी बार में भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिपॉय म्यूटनी या मतलब ये क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं दूसरी बार में भी। पहली बार में होता है कि आदमी का दिमाग कहीं और होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो भाई छोड़ दिएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत है तो तीसरी बार देख लीजिएगा, तीसरी बार के बाद छोड़ दिएगा भाई, और फिर हाथ जोड़ लिएगा। मैं नहीं समझा पाऊंगा आपको, और हो सकता है कोई भी ना समझा पाए, बस आप भूल जाएगा। ये बच्चा भी समझ लेगा, ये तो एक कहानी थी, ये कोई इसमें कोई मैथ्स का कोई फॉर्मूला नहीं आया हो। ठीक है, तो फर्स्ट वाइसरॉय आपको बताना है कमेंट में, पहला फर्स्ट लिख के, और वाइसरॉय अगर आपको नाम पता है उसके नीचे लिखिए। सेकंड, इमीडिएट कॉज क्या क्या थे उसके, वो इमीडिएट कॉज ऑफ सिपॉय म्यूटनी, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, गवर्नर। तीसरा क्वेश्चन, गवर्नर जनरल कौन था एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट, रिवॉल्ट के क्या क्या कॉजेज थे, क्या क्या कॉजेज थे रिवॉल्ट के, सारे कॉजेज बताना है, इमीडिएट कॉज को छोड़ के। इमीडिएट कॉज तो इमीडिएट ही था, इमीडिएट कॉज नहीं, बाकी के कॉज आपको बताना है क्या क्या कॉजेज थे, वो कमेंट में आप लिख दिएगा। व्हाट इज सती, सती के बारे में मुझे बताएं, सब सती क्या थी और कब ये मतलब इसका एवोल्यूशन करा था अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने कब एवोल्यूशन करा था। ठीक है, हो वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करके रखें, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में भी अगर क्वेश्चन पूछ लेगा। आप क्वेश्चन में बताऊँ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में कैसे कैसे आते हैं,
क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पीछे के क्या क्या कॉजेस थे। एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन। मैं तो डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, ये तो थोड़ा लेवल मैंने बढ़ा के ही पूछा है। ये जब आपको देखने को मिलेंगे ना सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन, मैं भी तो ये थोड़ा बनाया, कल है या कल से या परसों तक, कल तक ही कर दूंगा मैं ये पूरा टॉपिक रिवॉल्ट ऑफ 1857। और हो सकता है 10-15 दिन में पूरा ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ही खत्म कर दूँ, क्योंकि थोड़ी लंबी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और थोड़ा टाइम लग रहा है, अभी मैनेज नहीं हो पा रहा है टाइम, तो ठीक है। और आज थोड़ा टेक्निकल एरर भी आ गया था लैपटॉप में, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। तो मैं आपके हाँ डिस्कस कर रहा था यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी में जैसे क्वेश्चन देगा, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ए रिवॉल्ट ऑफ 1857, क्या क्या कारण थे रिवॉल्ट ऑफ, मतलब रिवॉल्ट विद्रोह के, 1857 के विद्रोह के क्या क्या कारण थे। तो आपको ऑप्शन दे देगा 1, 2, ABCD या ऑल ऑफ दी अबव। तो आप जब देखेंगे ना कि फिर हाँ ये वीडियो सीधा आपके स्ट्राइक होना चाहिए, फटाक से टिक लगा के आना। आप SSC के तो क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस लगे रहिए, बने रहिए, मोटिवेट करते रहिए, तो ऐसी ऐसी वीडियो बनाऊंगा सब मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड गुड बाय।